बिहार वो अकेला स्टेट है जहाँ उकड़ू बैठ करके आदमी एक बार पढ़े तो जो समझ का लेवल है, जो राजनीतिक चेतना का लेवल है वो वहाँ पर है। नीतीश कुमार को के पास एक बहुत अच्छा ट्रांजिस्टर है। मैंने खुद उनसे व्यक्तिगत रूप से 2010 में कहा था, आपने कोई एक ट्रांजिस्टर बहुत अच्छा रखा है। कहने क्या हुआ? मैंने कहा जब भी आप पे संकट आता है उसको आप वॉल्यूम धड़ाते बढ़ा देते हैं, जंगल राज जंगल राज जंगल राज जंगल राज। नीतीश कुमार जो हैं वो बिहार की राजनीति में हल्दी हैं। शुभ कार्य में भी होंगे, दाल में भी पड़ेंगे, सब्जी में भी पड़ेंगे और रंग उन्हीं का होगा। नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर के जहाँ तक मामला है तो वो है अभी, लेकिन उन्होंने इतना काम किया है कि उनके चेहरे से और उनको नाराज़ नहीं करने की स्थितियों के कारण या समीकरणों के कारण उनको जब भी वो सरकार से में रहना चाहेंगे या जाना चाहेंगे उनकी खुद की इच्छा पर हो। नीतीश कुमार सरकार की सबसे बड़ी कमी ये थी कि उस आदमी ने आज से 15 साल पहले तक कभी भी उद्योगपतियों को बहुत प्रोत्साहित नहीं किया। दोनों की जो वोट परसेंटेज है INDI और NDA, ये 37% पे रुकने वाले नहीं हैं। ये लोग निश्चित रूप से उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे और फिर जनस्वराज के हिस्से में जो कुछ आएगा वो आएगा। इतनी चालाकी से भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कभी नहीं हुआ जो काम प्रशांत किशोर ने 3 साल में किया। वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? पिछले 10-12 सालों में चुनाव महंगा हुआ है तो उसमें प्रशांत किशोर और उन्हें से जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं कुछ मूल मुद्दे उसने उठाए हैं और वो आगे तक ले गए हैं। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, वो शिक्षा की बात कर रहे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड व्यापार की बात कर रहे हैं। वो काम तो बिहार में हो सकता है। चिराग पासवान बड़ा करने की स्थिति में, बड़ा इन द सेंस कि पूरे बिहार का नेतृत्व करने की स्थिति में मुझे नहीं लगता कि अभी ना ही वो विजन रखा है उन्होंने, और एक सिर्फ फ्रेज गढ़ने से नहीं होगा क्योंकि बीजेपी का वहाँ कोई बड़ा चेहरा नहीं है। तो क्या यही सबसे गड़बड़ है, सबसे गड़बड़ है। ये भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य है और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों का दुर्भाग्य है। तेजस्वी को तो बना बनाया उनके बाप का मिला हुआ है। तेजस्वी ने अपने 10 साल पुरानी वाली होल्डिंग लगवाई है, वही 10 साल पुरानी होल्डिंग लगवाई है, पुराने वाली। शादी के पहले जब उसने प्रपोज किया होगा तो उसके भी पहले की फोटो अब लगाई होगी उसने। नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा नहीं है। परसेप्शन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहाँ से होता था पहले, वो जो एक मुख्यमंत्री आवास का पता हुआ करता था उस जमाने में, वहाँ से ऑर्गेनाइज क्राइम हुआ करता। और उसकी कुछ शाखाएं कभी बाढ़ में थी, कभी मोकामा में थी, कभी गोपालगंज में थी। सबको उन्होंने दे रखा था सब लाइसेंस कि भैया ये माल तुम चलाओ। हमारा परिचय था। देखिए व्यक्तिगत रूप से लालू जी ऐसा अच्छा आदमी कोई नहीं है जी। बिहार चुनाव के फर्स्ट फेज में बम्पर वोटिंग हुई है। ये बम्पर वोटिंग इशारा है इस बात का कि वोटरों में बहुत ज़्यादा उत्साह है, बहुत बड़ा जोश है। ये उत्साह किस बात के लिए? नीतीश कुमार को एक बार फिर से CM यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ देखने के लिए, या फिर कोई बड़ा फेरबदल या बदलाव करने के लिए। वैसे नीतीश नहीं तो और कौन, ये जानना काफ़ी दिलचस्प होगा। इसीलिए हमने अपने स्टूडियो में बुलाया आज एक खास मेहमान को, अंकुश श्रीवास्तव जी को। अंकुश श्रीवास्तव नवोदय टाइम्स के संपादक हैं। इसके अलावा पिछले लगभग 4 दशक से भी ज़्यादा वक्त से न सिर्फ बिहार, यूपी बल्कि पूरे देश की राजनीति के गवाह रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए प्रियंका जी, सबसे पहले तो आभार आपका कि आपने बुलाया बिहार पर बात करने के लिए। सर बिहार चुनाव में जो फर्स्ट फेज़ के अंदर जो बम्पर वोटिंग हुई है, ये किस तरफ इशारा करती है? क्या ये जो वोट्स हैं ये नीतीश के फेवर में जाते हुए दिख रहे हैं या फिर उनके अगेंस्ट हो सकते हैं? बिहार चुनाव का नाम लेते ही आपको, या बिहार का नाम लेते ही आपकी जो शारीरिक चेतना है वो बिल्कुल बढ़ जाती है वो। और क्योंकि मैं खुद बिहार गया था, अभी गया था, काफ़ी दिन रहा,
और उसके पहले भी मेरा जाना आना रहा, भले ही मैं उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ हूँ, और लेकिन बिहार मुझे इतनी जान पहचान का प्रदेश लगता है कि हाँ, कुछ वाइब्रेशन है, कुछ उत्तेजना है, कुछ काम हो रहा है। और वो अकेला स्टेट है जहाँ उकड़ू बैठ कर के मैंने शायद दुनिया के कुछ देशों में और अपने देश के कई राज्यों में काम के लिए काम किया है वहाँ पर, और वहाँ मुझे लगता है कि कहीं पे भी ऐसा नहीं होता है कि उकड़ू बैठ कर के आदमी अखबार पढ़े। तो जो समझ का लेवल है, जो राजनीतिक चेतना का लेवल है, वो वहाँ पर है। अब बिहार में इसके पहले जब मैं था भी वहाँ, तब भी इतनी वोटिंग नहीं हुई थी। मैं बात कर रहा हूँ नीतीश कुमार के दूसरे टर्म की। 9-10 में मैं वहाँ गया था, हिंदुस्तान अखबार का एडिटर रहा और काफ़ी लंबा काम किया। दोस्ती, यारी, दुश्मनी सब कुछ हुई वहाँ, लेकिन तब भी इतना वोट नहीं गया। तो जब नीतीश के बहुत फेवर में, तब भी नहीं हुआ था। अब उसके बाद में लालू जी के राज में, लालू जी की बर्बादी के राज में, और बाद के कुछ कार्यकाल में जो था, बीच में जो आया था, जिसमें भले ही नीतीश मुख्यमंत्री थे, लेकिन लालू यादव के सुपुत्र जो थे वो, तो उनके राज का फिर से वो लोगों को दिखने लगा था। उसके कई कारण थे। नीतीश ने उनको पीछा छुड़वाया था भ्रष्टाचार को लेके और बाकी बहुत सारी चीज़ें। अब जब इस बार चुनाव में वोटिंग ज़्यादा हो रही है, तो हमें ये देखना होगा ये जो वोटिंग ज़्यादा हो रही है, इसके कारण क्या है। तो अगर एक सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ वोट का कॉन्स्टिट्यूशन है। वोट की एकजुटता है। जिसके जो समीकरण थे, वो वैसी ही एकजुटता वहाँ पर और घनी हुई है, सघन हुई है। तो पहले क्या नहीं थी? पहले क्या था मामला? पहले आप देख लो, पिछली बार की तुलना में देख लो 2020 में क्या था। जो लालू यादव का गठबंधन था, वहाँ पर मुस्लिम और यादव समीकरण बहुत सघन था, वो पूरी तरीके से लगा हुआ था। कुछ एक मुस्लिम सीट पर AIM और नीतीश कुमार का मामला था। AIM अभी भी उतना बड़ा फैक्टर है। ओवैसी साहब अभी भी वहाँ पर सीमांचल में एक फैक्टर हैं। इसमें जो पहले थे उसी के आसपास के अब भी हैं। JDU आता है बीच में मुसलमान को लेकर के, वो 1-2 सीटों पर था उनका, 2-3 सीटों पर, कि वो मुस्लिम फैक्टर उनको काम किया है, उनको दिया होगा। लेकिन इस बार वो लालू यादव के साथ दिखा और बाकी कुछ जो है वो ओवैसी के साथ दिखा। लगभग वही स्थिति थी, उसमें 1-8% का फर्क पड़ते हुए नजर आ रहा है। इसके इतर NDA देखिए, या नीतीश कुमार, BJP और उनके साथी देखिए, तो नीतीश कुमार और BJP का तो ठीक है, चलिए, लेकिन श्री चिराग पासवान ने जो पिछली बार तमाशा किया था, उससे क्या हुआ था? नीतीश कुमार की सीटें कम हो गई थी। 33-34 सीटों पर उसका असर आया था, जब नीतीश कुमार की सीटें कम पड़ गई। और इस बार वो दोनों 1.5 साल पहले तक दोनों अलग अलग अलाप रहे थे, चाचा के राज में ये गड़बड़ हो रहा है, वो गड़बड़ हो रहा है, वो सब हो रहा था। चुनाव जैसे आता गया, 3 महीने पहले से 3 बार उन्होंने चाचा के पैर छुए, सार्वजनिक रूप से पैर छुए, फोटो खिंचवाई। चाचा ने भी उदारता बरतते हुए अभी छठ पूजा में जाकर के बेटे को, भतीजे को गले लगाया, उसके परिवार वालों से मिले, खुशी खुशी फोटो खींची। तो ये सब क्या था? ये सब इसलिए था कि जो एक फ्रेज चलाने की कोशिश की थी और मिलने की, दिखाने की कोशिश की कि हाँ सब चीज़ें सामान्य हैं। कुछ चीज़ों पर हो सकता है, कुछ सीटें हैं ऐसी जिसमें ऐसा हुआ है। कुम्हरार की एक ऐसी सीट है जी, और आगे की सीटें ऐसी कुछ एक जगह हैं जहाँ पर मतलब लगा कि चिराग पासवान ने सही टिकट नहीं बांट पाए, वो इस वजह से थोड़ा वोटों का गड़बड़ हुई है। लेकिन उधर क्या हुआ है, दूसरी उल्टी 7 सीटों पर एक तो फैमिली फाइट हो रही है, फ्रेंडली फाइट हो रही है। तो फ्रेंडली फैमिली फाइट जो है वो सिर्फ राघवपुर और महुआ में ही नहीं हुई है जी। राघवपुर में तेज प्रताप भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, और महुआ में बाकायदा एक विधायक को जो उन्होंने RJD ने खड़ा कर दिया। उसकी तो अगर जमानत ना जब्त हो तो मत कहिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं जो कह रहा हूँ।
महुआ में मुझे तो ताज्जुब हुआ देख करके, तेज प्रताप ऐसा आदमी जिसको बाहर वाला बहुत कोई सीरियस कैंडिडेट नहीं मानता है, उसकी तारीफ के पुल ऐसे बन रहे थे और दूसरी जातियों में बन रहे थे। राजपूतों में मैंने बात की वहाँ पर, वो अरे नहीं तेज भैया तो जो है आते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बल्कि किसी की डेथ हो गई बता रहा था किसी मुस्लिम परिवार में, तो कहना वो हेलीकॉप्टर लेकर के आ गए। तो अगर इतना इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर, उन्होंने कॉलेज बनाया था, क्या तो वजह आपको लगती है इसके पीछे? नहीं, तेज प्रताप का तो उसने उस कॉन्स्टिट्यूंसी को नरिश किया था, नर्चर किया था, बढ़ाया था, उसने वहाँ कॉलेज खुलवाए थे। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने खुद ही कहा कि बाहर में उतना सीरियस नहीं लिया जाता है तेज प्रताप को, तो वहाँ पर जब आप बता रहे हैं कि वहाँ पे एक उलटी इमेज, हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बहुत वो अच्छे थे, और उनको जो व्यक्तिगत नेचर है वो बहुत कोई राजनीतिक वाला नहीं है, मेल मिलाप वाला है, कृष्ण जी हैं, भगत हैं, लोग हैं, प्यार है, दुलार है, खाना है, पीना है, वो उस तरीके के आदमी हैं। तो इसलिए, लेकिन वो ऐसा आदमी 243 सीट पे नहीं लड़ सकता। ऐसा आदमी 2, 3, 4, 5, 6, 10 सीटों पे लड़ सकता है। जहाँ उसका विस्तार होगा वो ठप हो जाएगा। तेज प्रताप की एक व्यक्तिगत क्वालिटी है, और वो एक सामूहिक उसमें वो नहीं बन सकते, वो रणनीतिकार में नहीं हो सकते, उस फ्रेम में आ ही नहीं सकते हैं, वो भविष्य में भी शायद कभी नहीं आ पाए जो हालत। तो इधर क्या हुआ है, जदयू ये कुशवाहा साहब का भी पार्टी साथ में आ गई, हम थी ही, तो वो सब एकजुट होने के लगा वाला। तीसरी और बहुत बड़ी चीज़ थी जिसको हम सब कहते हैं, जानते भी हैं, महिलाओं को जो 10,000 रुपये दिए गए, लोगों ने माना कि ये तो खैरात है, लेकिन वो थी ऑफिशियली ये दी गई थी कि व्यापार में बढ़ाने के लिए, काम करने के लिए, और फिर उसके बाद और आकर्षण भी था कि ₹1,00,000 भी मिल जाएगा आपको। तो आप ये भी लिख के रख लो, वो ₹1,00,000 पाने वाले अगले कुछ दिनों में 10% भी नहीं होने जा रहे हैं, क्योंकि लोग करेंगे ही नहीं उस तरह का काम। आपको दिखाना पड़ेगा ना कि आपने व्यापार में उसको लगाया, ये काम किया, ये नहीं किया। लेकिन वो आकर्षण बहुत बड़ा है, इससे भी बड़ा आकर्षण उस पूरी महिला वर्ग का सिर्फ 10,000 का नहीं था। वो महिलाएं जो शराब बंदी के बाद में जो उनका बढ़ा था काम, उसकी वजह से उनके आलोचक कहते हैं नीतीश के, देखिए पहले इतनी सीटें थी, फिर बाद में शराबबंदी के बाद उनकी सीटें कम हो गई, लेकिन उसका कारक शराबबंदी नहीं थी, उसका कारक चिराग पासवान थे जी। जो गणित बताते हैं, वो गणित के पीछे के जो केमिकल आप मिलाते हैं वो नहीं होता है मामला। तो उन्होंने इन सब कारणों से मुझे लग रहा है कि दोनों गुट का, एनडीए और INDI, दोनों ने अपनी पूरी जितनी मुट्ठी थी अपने कब्जे में करी है, और इसी वजह से वोट परसेंटेज बढ़ा। एक और जो निशे पतली गली से होता हुआ रास्ता जनसुराज ने निकालने की कोशिश की है, अब उस गली में कितने लोग जा पाते हैं, कितने वोट पड़ते हैं, क्या वो वोट, निश्चित रूप से जनसुराज को हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 1000 वोट मिनिमम मिलेंगे। तो इसका मतलब इतना तो है ही, 1000-2000 वाला वोट परसेंटेज 3000 का जाएगा वो। लेकिन क्या वो 20,000 से ऊपर जाने वाला है? वो आपको गिनती जब आप करेंगे तो बहुत जल्दी कर लेंगे आप, इधर उधर ये वो 20,000 से वोट जब जैसे ही ऊपर जाता है तो नंबर 1, 2, 3 की लड़ाई में आ जाता है वो। तो 3 तक की लड़ाई आने 20 से ऊपर वाला, 20 से मतलब 35 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, निश्चित रूप से कुछ लोग 30-35 भी पाएंगे, 40 भी पाएंगे, और तभी वो 1 और 2 की संघर्ष में आएंगे, कुछ हजार से जीतेंगे, कुछ हजार से हारेंगे, ये वो लोग होंगे। तो जीत हार का मार्जिन इस पहले फेज का वो बताता है कि मार्जिन कम होगा, क्योंकि हिस्सेदार कई लोग होंगे। वैसे ये हिस्सेदारी पिछली बार चिराग ने निभाई थी, लेकिन इस बार दोनों की जो वोट परसेंटेज है, INDI और NDA, ये 37% पे रुकने वाले नहीं है। ये लोग जो इनका वोट परसेंटेज था 37% के आसपास का, वो उस पर नहीं रुकेंगे, निश्चित रूप से उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे, और फिर जनसुराज के हिस्से में जो कुछ आएगा वो आएगा। तो मुझे बहुत साफ लगता है कि जब नतीजे आएंगे तो कोई बहुत ज़्यादा
आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत सारा अरे ये कैसे हो गया, इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी। आपने जिक्र किया प्रशांत किशोर का, और शुरुआत में ना पिछले 1-2 साल से जिस तरह से वो वहाँ पे लगे हुए थे, लगातार एक्टिव थे, सोशल मीडिया पे खासकर बहुत चर्चा था कि पीके बदल देंगे बिहार को। लेकिन जैसे ही चुनाव पास आता गया तो वो कहीं एक फेड आउट जैसा लगता रहा कि धीरे धीरे थोड़ा सा पीछे चले गए हैं, उतनी चर्चा नहीं हो रही, और चुनाव नहीं लड़ने का फैसला करके तो फिर काफ़ी चीज़ें उनके अगेंस्ट चली गई। अब आपने भी कहा कि वो कहीं ना कहीं कुछ वोट तो ज़रूर मिलेंगे, लेकिन वो वोट सीटों में कितनी तब्दील होंगी ये अब जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, जहाँ तक प्रशांत किशोर का सवाल है, प्रशांत किशोर ने आप जो जिक्र किया कि सोशल मीडिया का, जी। इतनी चालाकी से भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कभी नहीं हुआ जो काम प्रशांत किशोर ने 3 साल में किया। 3 साल में घूमे फिरे, उनकी सोशल मीडिया टीम बहुत बड़ी थी, बहुत भयंकर थी, और उन्होंने उनके हर बात को, वो हर रोज़ किसी इंटरव्यू वाले को इंटरव्यू देते थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में जी 47-48 साल के कैरियर में इतने इंटरव्यू आज तक नरेंद्र मोदी के भी नहीं देखे जितने प्रशांत किशोर के देख लिए मैंने। जबकि नरेंद्र मोदी की दूसरी खासियत है, वो गंभीर विषयों पे भी बात कर लेंगे, वो विश्व कप की खिलाड़ियों के साथ भी बात कर लेंगे, वो अक्षय कुमार के साथ जलेबी पे भी बात कर लेंगे, वो अभी लड़कियां आई हैं और लड़कियों को इतनी हिम्मत दिला देंगे, वो पूछेंगे आपका रंग कैसा है, आपकी त्वचा कैसी है। ये काम आप प्रशांत किशोर से नहीं कर सकते कि तुम इतना पैसे लुटा कैसे दिया। जैसे ही आप ये कहेंगे लुटा कैसे दिया, वो अरे क्या लुटा दिया मैंने, वो इरिटेट हो जाएंगे, एग्रेशन में आ जाएंगे। तो उनके इंटरव्यू सुनने में वो प्रशांत, लेकिन प्रशांत किशोर की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है डाटा उनकी, उसमें उसको आप क्रॉस चेक करें नहीं करें ये दूसरा सवाल है, लेकिन डाटा जब वो बताने की करते हैं तब आपको लगता है अरे यार ये तो मामला बड़ा। तो मैं जबकि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा कीड़ा नहीं हूँ, तब भी मैंने प्रशांत किशोर को खूब सुनाया और उनके तार्किक कारणों को सराहता हूँ, उनकी मेहनत को मैं सराहता हूँ जी। लेकिन उन्होंने जितना बढ़िया गुब्बारा फुलाया, तो वो गुब्बारा, होली में जो गुब्बारा फुलाया जाता ना, उसका मटेरियल ऊपर वाला था, होली वाला गुब्बारा, जिसमें अगर कोई आकर के मारे तो हो सकता है पीछे, अगर वो गुब्बारा जो है बैलून वो वाला होता जिसमें आदमी चढ़ के जाता और पीछे से कुछ कोई कोशिश करता तो नहीं भी होता। इनका जो आउटर लेयर थी, मुझे ऐसा लगता है आज की तारीख में जी, तो उस आउटर लेयर में खुद ही प्रशांत किशोर ने पिनिंग कर दी, खुद ही सुई घुसेड़ दी। कैसे घुसेड़ी? 2-3 कारण थे, 2 कारण बहुत स्पष्ट थे। इस पे लोग सहमत होंगे कि नहीं सहमत होंगे। एक, जो उन्होंने अपनी इनकम के बारे में ज्ञान देना शुरू किया, उससे लगा ये तो पैसा तो कहाँ से आएगा, हम तो 50 साल की नौकरी जब कर भी चुकेंगे तो भी हम 1 करोड़ रुपए नहीं जमा कर पाएंगे। वो कह सकते दिमाग का खेल है, सही में दिमाग का खेल है, लेकिन अगर दिमाग का खेल है तो जिससे ले रहे हो वो तो चोर वाले ही लोग होंगे ना। नेता को कौन मानता कि बड़ा ईमानदारी से पैसा जमा किया उन्होंने आपको दे रहे होंगे, वो पब्लिक का पैसा ले रहा है ना, चोरी से ठेकेदारी में खा रहा है। और सब लोग, इसमें प्रशांत किशोर जिससे ले रहे हैं वो नहीं है, वो तो सभी लोगों से, पूरे समाज से नोच करके इधर दिया। आज अगर पिछले 10-12 सालों में चुनाव महंगा हुआ है तो उसमें प्रशांत किशोर और उन्हें ऐसे जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जैसे जो अपने आप को कहते हैं कि साहब मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, इतनी बड़ी चीज़ें हो रही है, उनको भी वो योगदान है, उसमें भी उनकी भी उस आहुति है जी। तो लोगों को ये बिहार के जो गरीब तबका का आदमी है, छोटा आदमी है, जो सोचता है कि बेचारा कि उसको खुद 1-1 रुपये बचाता है किसी तरीके से, आलू 10 रुपये किलो मिलेगा, 12 भाव बेच रहा होगा, 15 बेच रहा होगा, 12 मिल जाए, वो लेकर के उसको तो लगता ही खराब। और वही पिछड़ी जाति का है, वही अति पिछड़ा है, वही दलित है, उसको जब जिसकी जागरूकता इतनी कि उसको आप ये मत समझिए कि ये उसको नहीं समझता चीज़ों को, इन हालातों को, तो वो आउटर जो सर्किल था उन्होंने खुद वो कर दिया। दूसरा,
हम बड़े भारी 30 मार्का हैं, अरे पहलवानी करेंगे, राघवपुर में भी कर लेंगे हम, अब वजन बहुत अच्छा है, बॉडी हमारी बहुत अच्छी बन गई है, बल्ले शल्ले बहुत अच्छे हो गए। लेकिन वहाँ जाते ही जब उन्होंने देखा 20,000 और पहलवान हैं तेजस्वी के, डुप्लीकेट हैं वहाँ पर, तो वापस आना पड़ा उनको। वो फैसला ऐसा, ये जो कहते हैं ना कि हमारी कोर कमेटी बैठी उसने तय किया, अरे ये कोर कमेटी पहले भी तय कर सकती थी यार। ये तो फेस सेविंग के लिए हुआ। फेस सेविंग किसके लिए कर रहे हो? आज सब लोग, तुम ही थोड़ी चालाक हो। सोशल मीडिया में चालाकी आपने की और बहुत अच्छी की आपने। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो सब सवालों के जवाब और सब आंकड़ों के साथ दे दे। कोई स्टेट लीडर नहीं था, ये मान के चलिए। हर जगह नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा तो बात नहीं कर पा रहे हैं ना। बिहार में तो कोई चेहरा ऐसे है भी नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ये भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य है और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों का दुर्भाग्य है। वहाँ अच्छे अच्छे लोग हुए, लेकिन वो कई करप्शन में आ गए, कई किसी और चीज़ में आ गए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। लेकिन अच्छे प्रतिभाशाली नेता थे, वहाँ के अध्यक्ष भी रहे थे, वो थे, हैं की बात नहीं कर रहा हूँ। वो करप्शन के लेवल में आ गए जो आगे बढ़ नहीं सकते थे बैठ के। इसी तरीके से आरजेडी में तेजस्वी बाबू जो हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं थी हर आदमी मीडिया के पास में, और उनके पास शब्दों का जंजाल, शब्दों का खेल जो प्रशांत किशोर के पास है वो नहीं था। तो वो बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाया। वो वही सामाजिक समरसता और सामाजिक पिछड़ा वर्ग और अगड़ा वर्ग और जिसकी भागीदारी, हिस्सेदारी, उसी पर सिद्धांत पे काम करते रहे, और उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं शब्दों के जंजाल को सीखा, समझा, किया। एक्सपोजर का भी अंतर है। और प्रशांत किशोर, वो इतना, इससे पहले इतने सारे मुख्यमंत्री। अरे भाई, प्रशांत किशोर की उम्र में तेजस्वी की उम्र में अंतर है। तेजस्वी को ज़्यादा, अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो आपको उतना ही बड़ा खिलाड़ी भी होना चाहिए ना। आप ये नहीं कह सकते कि प्रशांत किशोर बहुत काबिल आदमी है। तो भैया, तुम भी तो उसी धरती पे आए हो, तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा है। तुम्हारा तो पेडेस्टल 25, 26, 27% पे शुरू होता है। प्रशांत किशोर को तो जो किया वो 3 साल में किया है। क्रेडिट गोज टू हिम ओनली, प्रशांत किशोर। तेजस्वी को तो बना बनाया उनके बाप का मिला हुआ है। अब सवाल ये होगा कि तेजस्वी में उसमें फेविकोल कितना जोड़ा है, कितने अच्छे फेविकोल का इस्तेमाल किया जिससे एक ट्रक में 200 आदमी आ जाएं और तब भी चला ले जाएं। वो यहाँ तो आलम ये था कि वो नहीं चला पा रहे थे। आखिरी वक्त तक ये हो रहा था कि भैया ड्राइवर तो मैं हूँ, बताओ भैया, हूँ मैं ड्राइवर, तुम्हारा गाड़ी चल रही है, नहीं चल रही है, गड्ढे में जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, तुमको बार बार सीट से नीचे उतारने अगल बगल वाले तैयार रहते हैं। कांग्रेस के पप्पू यादव हो या कन्हैया कुमार, वो धक्का देने को तैयार बैठे हुए थे। वो तो कहिए क्योंकि पिताजी का जानते थे कि कब गियर आगे का लगाना चाहिए, कब पीछे का लगाना चाहिए। तो इन दोनों को तो पहले ही सीट से उतार दिया था, गाड़ी से उतार दिया, 200 वाले में भी उतार दिया था उन्होंने। तो वो काम प्रशांत किशोर से ज़्यादा अच्छा तेजस्वी को करना चाहिए था, बीजेपी को करना चाहिए था। वो नहीं कर पाए थे वो लोग। और इसमें स्वीकारते हैं लोग, ये भारतीय जनता पार्टी वाले भी स्वीकारते हैं कि हम सोशल मीडिया पे उतना अच्छा नहीं कर पाए। वो तो कहिए बाद में योजनाओं और ऊपर से नीचे से संसाधन से सब पूरा झोंकने के बाद में तब चीज़ें उभरी हैं और लोगों को लग गया कि हाँ, वहाँ यही फेस सेविंग है। दूसरा, नीतीश कुमार के पास एक बहुत अच्छा ट्रांजिस्टर है। मैंने खुद उनसे व्यक्तिगत रूप से 2010 में कहा था, आपने कोई एक ट्रांजिस्टर बहुत अच्छा रखा है। कहने क्या हुआ? मैंने कहा, जब भी आप पे संकट आता है उसको आप वॉल्यूम धड़ से बढ़ा देते हैं, जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज, और लोग मानने लगते हैं कि हाँ यार जंगल राज आ गया, गूंज पूरी हो जाती है। तो वो जंगल राज की गूंज, अब वैसे ही ट्रांजिस्टर उन्होंने, नीतीश कुमार ने बनवाए और भारतीय जनता पार्टी वालों को 10-20 हज़ार बांट दिए। उसमें प्रधानमंत्री ने भी उसको जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज, अमित शाह भी बोले जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। तो सब जब जंगल राज करने लगे तो ज़्यादा बड़ा जंगल राज हो गया वो। ये मत कहिएगा मुझसे या किसी से भी कि अरे नया लड़का जो 20 साल पहले आया था, बच्चा पैदा नहीं होता, उसको तो नहीं पता होगा। अमित शाह उसमें सही कहते हैं, ये बेवकूफ़ी की बात होती है। आप घर में रहते हैं तो आपको पता होगा, समाज को पता है कि बिहार में
करीबन 3 दर्जन डॉक्टरों को अपहरण करके, सिर्फ डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, अपहरण करके रखा गया और फिर उसमें ज़्यादातर लोग बिहार छोड़ के चले गए। परसेप्शन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहाँ से होता था पहले? वो जो एक मुख्यमंत्री आवास का पता हुआ करता था उस जमाने में, वहाँ से ऑर्गेनाइज क्राइम हुआ करता, और उसकी कुछ शाखाएं कभी बाढ़ में थी, कभी मोकामा में थी, कभी गोपालगंज में थी। सबको उन्होंने दे रखा था सब लाइसेंस कि भैया ये माल तुम चलाओ। हमारा परिचय था। देखिए, व्यक्तिगत रूप से लालू जी ऐसा अच्छा आदमी कोई नहीं है जी। आपको जानते होंगे तो मटन भी खिलाएंगे आपको बना करके। लेकिन उस समय क्योंकि एक सामाजिक संरचना का एक दूसरा दौर था, उसका फायदा लालू जी के पड़ोसी अड़ोसी ने सबको उठाया, और लालू जी ने भी कहा कि भाई आपकी मजबूत हो रही है। 90 के दौर के मंडल आयोग के बाद सामाजिक चेतना जो यादव और पिछड़े वर्ग में की गई या हुई, उसका श्रेय एकमात्र मैं आज भी लालू यादव को ज़्यादा देता हूँ, ना कि किसी, इवन मुलायम सिंह यादव को भी उतना नहीं है वो। चलिए, हमारी जो बातचीत से थोड़ा अलग है, लेकिन आपने कहा कि लालू व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छे इंसान है, तो कुछ किस्से शेयर कर दीजिए आप हमारे साथ। नहीं, लालू जी देखो ऐसा है ना, लालू जी व्यक्तिगत रूप से बहुत, आपको गुस्सा होंगे गुस्सा हो जाएंगे, डांटना होगा डांट खाएंगे। वो मुझको डांट तो नहीं सकते थे, लेकिन इनडायरेक्ट डांट करा सकते थे वो। कैसे? जैसे उनके जब एक सहयोगी हुआ करते थे जो आजकल भारतीय जनता पार्टी में हैं, सांसद भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं वो केंद्र में, अब विधायक का चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो वो मुझे फ़ोन किए गए, भैया लालू जी बात करेंगे। हमने कहा ठीक है, बात कराओ। हमने लालू जी क्यों बात करेंगे हमसे, अभी आज कुछ गड़बड़ हुई क्या अखबार में? हमने हाँ बात कराओ। तो उन्होंने फ़ोन होल्ड कराए थे, और पीछे तो माँ बहन की गालियाँ आ रही हैं। आधा मिनट तक मैं सुनता रहा, और फिर मैंने फ़ोन काट दिया। फिर उनका फ़ोन आया, जो उनके जिन सहयोगी की बात कर रहे हैं, भैया फ़ोन कट गया था। हमने कहा बेवकूफ़ समझ रखा है तुमने क्या? तुमने क्या समझ रखा है? लालू जी किस बात पे गुस्सा है, जरा ये बताओ पहले हमें तुम। नहीं भैया गुस्सा नहीं है, कल बात कर ली हमने, बातें हैं। तो प्रणाम पाती हुआ, तो बोले हाँ त्रिवाता जी, तो अब तो आप बुलाते भी नहीं, ये भी नहीं करते। अरे हमने कहा आप कहाँ, आपको फुर्सत रहती है, आप केंद्र में मंत्री हैं, बढ़िया है, हमसे मुलाकात ही नहीं हो पाती। कल हमने कहा आए हुए हैं क्या? कल हाँ आए हुए हैं। हमने ऐसे ही कटसी में कहा कि आ जाएं, कल आ जाइए। गए तो जैसे ही घुसे, तो उसके बाद जब बातचीत एक हॉल में, मतलब वो दालान था वहाँ, तो मसूर की दाल एक कोने में करीबन 30-40 मन पड़ी होगी। हम भी थोड़ा उनसे खेलने में, चालाकी में निकल रहे थे। तो हमने कहा कि अरे लालू जी, मसूर की दाल बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया लग रही है, ऑर्गेनिक है। कहले हाँ ऑर्गेनिक है बिल्कुल। अब लालू जी का गुस्सा धड़ाते नीचे आ गया। तो वहीं उनका एक सहयोगी हुआ करता था, राम संजीवन। राम संजीवन, श्रीवास्तव जी की एक बोरी दाल भिजवाओ। अरे हमने कहा लालू जी 1 किलो दाल महीना में हम खा नहीं पाते हैं, तो तुम मतलब क्या ये क्या करेंगे? अच्छा हाँ, आपकी मैडम भी तो यहाँ नहीं रहती हैं, उनको सब कुछ पता है मेरे बारे में। कहले अच्छा, जब मैडम आएंगी ना, लखनऊ में रहती है ना वो, तो जब आएंगी तो मटन हम बना खिलाएंगे। वो उस आदमी को याद रहता है। उसके बाद सत्ता में रहे नहीं रहे, कहीं पे भी मिले उसे प्यार से मिलते हैं। ऐसे राजनीतिक मतलब कम होते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं, आज भी हैं कुछ ऐसे। तो लालू जी व्यक्तिगत रूप से उसी तरीके से लोगों को तैयार करते थे, जिस समाज का उन्होंने बड़ा किया, उनको बढ़ाया है, उसको बहुत सत्ता दी है उन्होंने, ताकत दी है उन्होंने। वो ताकत का बेजा लोग इस्तेमाल करें तो उनकी गलती नहीं है, लेकिन गलती मान भी सकते हैं कि उनके निर्देश पे तो नहीं, लेकिन उनकी आंख बंद होने पे की वजह से कर रहे थे लोग, चाहे वो उनके साले रहे हों, चाहे परिवार वाले रहे हों, चाहे और लोग रहे हों, ठेकेदारी में हो, हत्या में हो, IAS की हत्या हो, इंजीनियर की हत्या हो, ये सब कैसे हो रहा था?
उसको आज की हत्याओं से नहीं जोड़ सकते। अब इसी हत्या पर आते हैं हम। इस चुनाव में दुलार चंद यादव की हत्या हुई, ये वोट कंसोलिडेशन का एक बड़ा उदाहरण है। तो आरोप फिर अनंत सिंह पे लगा कि अनंत सिंह ने कराया। अनंत सिंह जेडीयू के उम्मीदवार, अनंत सिंह की बीवी जेडीयू की। अनंत सिंह को फौरन जब ये पता लगा कि साहब मामला गड़बड़ा रहा है, भूमिहार हट रहा है यहाँ से या हट सकता है, और सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं हटता, वो अगल बगल की सब मुंगेर से लेके इधर उधर तक की सब कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता, तो उन्होंने फौरन अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई, 15 दिन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। और कमाल और देखिए दिमाग का, उसी भूमिहार जाति के लल्लन सिंह को लेकर के प्रधानमंत्री पूरी रोड शो करते हैं। इसके पहले किसी रोड शो में लल्लन सिंह नहीं रहे हैं कभी, आज तक इतिहास में शायद नहीं रहे हैं उनके रोड शो में वो जी। तो ये रणनीतिक खेल जो छोटे छोटे होते हैं, तो वो मतलब वोट का बंटवारा होने देते हैं, नहीं होने देते हैं, होने देते हैं, नहीं होने देते, ये करते हैं। आपने महिलाओं का जिक्र किया था, आपने बताया था कि ये तो हम सब जानते हैं कि महिलाओं का जो वोट है नीतीश की तरफ जाता है। वो पिछले इतने सालों की जो उन्होंने अपना काम किया, उनको अपना वोटर बनाने के लिए, महिलाओं के लिए हक में शराबबंदी, बेशक हो सकता है कि बहुत सारे लोग मानते हो कि वो उस तरह से सफल नहीं रहा, लेकिन महिलाओं के लिए तो फेवर में रहा ही। अभी जो लेटेस्ट आपने जिक्र किया कि 10,000 रुपये जो दिए महिलाओं को, अब कल जाकर क्या होगा, इसका नतीजा उन्हें कितना फ़ायदा होगा, ये तो आगे जानेंगे, जो लोग उसे आगे जाके इस्तेमाल करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर हम दूसरे राज्यों में भी देखें, चाहे हम दिल्ली की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, ये जो फ्री भी है, जो मुफ्त का पैसा देना है, इसका कितना असर पड़ता है चुनाव पे? ये बात तो आप करना छोड़ दीजिए मुफ्त का पैसा की। जी, कैसे? एक हिस्से में मैं मानता हूँ जो भी पैसा किसी वर्ग को, छोटे वर्ग को दिया जाता है, वो उनकी भलाई के लिए होता है, और वो पैसा सोसाइटी में फिर वापस आता है, वो जमा नहीं हो जाता, वो तिजोरी में नहीं चला जाता, वो पैसा खर्च किया जाता है, बाजार में आता है वो, और वो सर्कुलेशन में आता है। दूसरा, अपग्रेडेड महसूस होता है वो आदमी जो बहुत दबा कुचला होता है, चाहे वो 1,000-2,000 रुपये महीना अगर दे रहे हैं, तो ये तो नीतीश कुमार ने क्या दिया, 10,000 रुपये ही तो दिए हैं, और थोड़ी तो कुछ दिया है। उन्होंने एक कुछ दे दिया है, लेकिन वो जो भी पैसा दे रहा है, इकोनॉमी में बहुत बड़ा मतलब मुश्किल काम है। हमारे तेजस्वी भाई साहब ने तो कह दिया कि हर परिवार की एक महिला को एक युवा को नौकरी देंगे। जरा गणित जोड़ लीजिए उसकी। नहीं, मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रही, मैं सभी के लिए कह रही हूं। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं एक सबकी बात कर रहा हूँ। देखो, मैं छोटा पैसा अगर आप दिया जाएगा किसी को, तो फिर कह रहा हूँ मैं, उसकी रोटी के लिए काम आएगा, उसकी साइकिल के लिए काम आएगा, उसकी दवाई के लिए काम आएगा। तादाद में दिया कितनी, क्या आप क्या सोचते हो? आप इस स्टूडियो में बैठे हो, हम आप बात कर रहे हैं, तो हम किसी हमसे अपेक्षाकृत कम आदमी के सहयोग से, आपके स्टाफ से हम थोड़ा बढ़ेंगे। उनको वापसी का भी काम तो हमारा ही होना चाहिए। बड़ी बड़ी नोएडा में बिल्डिंगें खड़ी होती हैं, सब कुछ होते हैं, ये अरबपति बन जाते हैं कि अपनी दिमाग और बुद्धि और मेहनत नहीं बनते, वो उनकी भी मेहनत हुई, अपेक्षाकृत उनकी वेतन या उस समाज, मैं अब समाज की बात कर रहा हूँ, उस समाज की मेहनत से होती है। मैं आज आपके पास समय पर आ सका तो उसमें उस सेंट्रल गवर्नमेंट की मेट्रो का भी योगदान है। क्यों? क्योंकि वो अगर मान लो अगर नहीं होती तो मैं जाम में कहीं और 13 जगह फंसता हुआ आता, मजबूरी में था, मैं दूर बहुत था, तो मेट्रो का मैंने सहारा लिया। तो उसी तरीके से इनको जो योगदान जाता है वो भी इस समाज में वापस आ रहा है। हाँ, अब ये थोड़ी है कि हम इनको कहते हैं खाम वाम कुछ मत करो, पैसा कुछ नहीं करो, ले लो और मौज करो बैठ करके। इतना पैसा होता नहीं कि मौज करें वो। हाँ, 10,000 में कोई क्या इतना पैसा नहीं होता कि मौज करें बैठ के। ज़रूरत किसी को ज़रूरत नहीं हो, ये भी बात है कि किसी को ज़रूरत नहीं होगी उनको भी मिला होगा, या बाकी और लोगों ने लगा होगा कि अरे 10,000 रुपया मिल गया। हमारे यहाँ जो मेड हैं, 2 मेड तो उस पैसे को पाने के लिए 2 बार बिहार चली गई, 10,000 के लिए, 10,000 पाने के लिए। ये तो गनीमत थी कि एक
काम वाले और स्थितियों में थी, वो बात चलती रही। नहीं तो आपके लिए 10,000 भारी पड़ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन नहीं, मजाक लेकिन फिर उनको लगता है जो उनकी खुशी आप उनके चेहरे, नीतीश जी ने तो हमको, नीतीश ने तो दे ही दिया ना हमको, अनाज मिल ही रहा है उन्हें। संकट अब दूसरा आने वाला है जो हमारे पीके कहते रहे हैं, बिहार है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, इन जगह से लेबर अगर वहाँ सचमुच उद्योग और बाकी चीज़ें होने लगें तो दिल्ली में लेबर कहाँ से आएगी? चलिए, तो काफ़ी आगे का मुद्दा है। हम वो भी सोच रहे हैं ना जी। तो, लेकिन उनको पैसा अगर मिल रहा है छोटा, अब ऐसा भी नहीं कह सकते कि आप उनको 5,000 रुपये महीना दे दीजिए तो काम ही नहीं करेगा, वो तो भांग खा के सोएगा बैठ करके, ना अपनी खेती करेगा, ना पंजाब की खेती करेगा, ना हरियाणा की खेती करेगा, ना साउथ की खेती करेगा वो। बिल्कुल। इतना तक 1,000 रुपये महीना कुछ नहीं है वो। बिजली आप अब इतनी उत्पादन करने की क्षमता में है तो ठीक है, अच्छी बात है, उनको भी एक प्रिविलेज होगी ना, बिजली आने से बच्चे भी पढ़ेंगे। सिर्फ ऐसा ही नहीं होगा कि पैसा देना पड़ेगा खर्चों का, आप उसको बहुत आगे तक नहीं ले जा रहे हैं, मतलब नहीं सोच रहे हैं, तो बच्चे भी पढ़ेंगे, थोड़ी मुश्किलें भी कम होंगी, मच्छर भी हो सकता है कम काटें अगर बंद कर दें या कुछ बिजली की वजह से, जो और सामाजिक देनदारियां होती उससे थोड़ी सी आसानी होगी, उसका अपलिफ्टमेंट भी होगा। तो वो 125 बिजली में, दिल्ली में तो 200 यूनिट बिजली मिल रही है। दिल्ली में 70% लोग जो हैं जाड़े में अक्टूबर से लेकर के मार्च तक में बिजली का बिल माइनस में रहता है उनका। जी। तो ये कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आमतौर पे माना जाता है कि 10% इकॉनमी का आप सोशल कॉजेस के लिए आप कर सकते हैं। यहाँ तो अब गड़बड़ तब अब शुरू होगी जब ये 20 के आसपास तो लगभग कई जगह का हो गया है, तो वो ट्रेड मतलब डेफिसिट शुरू हो जाएगा, घाटे का सौदा राज्यों की वित्तीय हालत के लिए शुरू हो चुका है, बड़ा हो चुका है। उसको कैसे आप मैनेज करते हैं ये उसके बाद, एक दौर में एक बार देने में बहुत ज़्यादा नहीं। अगर ये देखिए कॉज क्या था, महिलाओं को रोजगार के लिए दिया गया है, लेकिन अगर उसी महिला का पति उसको 2 महीने की शराब में लगा दे, और वो भी बिहार में ब्लैक की शराब में लगा दे, तो हो चुका काम उसका। तो ज़्यादा चांसेस तो वही नज़र आते हैं। तो बहुत मुश्किल हो जाएगी वो। तो कॉज कहाँ है? एक घोषणा पत्र में कहा जाता है कि हर परिवार को हम एक आदमी को नौकरी देंगे, कहाँ दे दो भैया, रही समझाओ। एक घोषणा पत्र में कहा जाता है कि हम रोजगार दे देंगे, उसको भी पूछा जाएगा कहाँ दोगे तुम और कितने हद तक फिजिबल है, 20 साल में तुमने क्या किया है, केंद्र में 10 साल में क्या किया। मेरे इशूज़ पे ये क्रेडिट प्रशांत किशोर को जाएगा कि कुछ मूल मुद्दे उसने उठाए हैं और वो आगे तक ले गए हैं। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, वो शिक्षा की बात कर रहे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड व्यापार की बात कर रहे हैं। वो काम तो बिहार में हो सकता है, अभी तो व्यक्तिगत रूप से लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। गया में आप चले जाइए, रहमानी और सुपर 30 के बच्चे जो हैं धड़ 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 पिछले 15 साल से नए कितने इंजीनियर बन गए, न जाने कितने इस समय विदेशों में काम कर रहे हैं। ऐसे ही थोड़ी काम, तो ये जब काम हो सकता है एजुकेशन रिलेटेड, तो बहुत सारे काम भी हो सकते हैं। उस दिशा पे देखने की ज़रूरत है। तो इस लिहाज से ये चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है। पर सर, आपने चूँकि पीके का जिक्र किया ये कहते हुए कि जो खासकर जो निचला तबका है, जो बहुत बहुत ज़्यादा गरीबी वाला है, तो वो कहीं रिलेट नहीं कर रहा है पीके के साथ, राइट? किससे? प्रशांत किशोर के साथ। हाँ। वो रिलेट नहीं कर रहा है, मे बी जिस तरह से उन्होंने जो बड़े लेवल पे उन्होंने चुनाव प्रचार किया, खर्चे किए और ये सब कुछ। लेकिन दूसरी तरफ प्रशांत किशोर तो उन्हीं की बात कर रहे हैं ना, विकास की बात कर रहे हैं, फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं, बिहारियों को बिहार छोड़ के बाहर ना जाना पड़े इसकी बात कर रहे हैं। तो फिर तब वो वोट उनकी तरफ जाता हुआ नहीं दिखेगा। बात करना, डिलीवरी करना, बातें करा लेना, बातें बना लेना अलग चीज़ है। जहाँ डिलीवरी का सवाल है, एक बार आप एक ताकत में आ जाएं और डिलीवरी करने की स्थिति में आ जाएं, या ये कि दूसरा पक्ष इतना नालायक हो जाए। असली संकट ये है बिहार में कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है।
आप ये कहते हो कि भ्रष्टाचार है, फलां अध्यक्ष भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारी है, फलां उप मुख्यमंत्री चोर है, फलां ये चोर है, फलां ये डकैत है, उसकी ये डिग्री है, तुम्हारी ये डिग्री है। काउंटर में पूछा जाता है प्रशांत कुमार की क्या डिग्री है। तो ये सब सवाल होते हैं। तो ये सब तो हमारे पे, आपके और बाकी ये नीचे तक नहीं पहुंचते हैं। मायावती अगर भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भी चली जाए तो उनका वोट बैंक वैसे ही रहेगा। लालू यादव अभी चारा खाया है, उसके बाद कुछ नौकरी खाई है, उसके बाद रिश्वत पे IRTC वाला मामला हुआ है, उनका वोट बैंक उससे कोई मतलब नहीं है। प्रियंका जी, वो वोट बैंक वैसे ही रहने वाला है। फिर सर चुनाव कैसे हार जाते हैं नेता? अगर वोट बैंक वैसा ही रह जाएगा तो फिर तो अगर लालू यादव 15 साल तक वहाँ रहे तो वो फिर आगे भी जीत सकते थे। नहीं, तब तक इतना बुरा कर चुकोगे कि हर चीज़ की एक सीमा होती है भाई। राइट, तो फिर आप कह रहे हैं कि घूम फिर के आप असल में नीतीश कुमार का, अगर कोई कह रहा है कि साहब बहुत बुरा हाल है पूरे राज्य में, तो उस पूरे राज्य में बुरा हाल है तो पूरे राज्य में जो जाल तथाकथित सड़कों का जाल, वो भी ठीक है कि सड़कों का जाल तो होना ही था। जब दिल्ली से होकर के हावड़ा तक जाएगी तो उधर से होकर ही जाएगा, लेकिन वो गलियों में तो नहीं जाए। तो यहाँ तो गलियों में भी काम हो रहा है। यहाँ बिजली तो बिहार में भी आ रही है, तो फिर कहेंगे आपकी नहीं, बिजली तो पूरे देश में बढ़ रही तो बिहार में भी जाएगी। सेंट्रल पूल से बहुत सारे जानकार कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान और बिजली भी उसी में आ जाता है। तो वहाँ तक की तो चर्चा या वहाँ तक की बात तो हो गई, अब उसके आगे क्या? उसके आगे भी हो रहा है। देखो ऐसा है, उद्योग के लिए नीतीश कुमार सरकार की सबसे बड़ी कमी ये थी कि उस आदमी ने आज से 15 साल पहले तक कभी भी उद्योगपतियों को बहुत प्रोत्साहित नहीं किया जी। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। क्यों? हर राज्य में होता है कि एक लैंड पूल होता है और फिर उसमें से वो लेते हैं, करते हैं, काम करते हैं, ज़्यादातर राज्यों में। बिहार में नहीं किया। क्या वजह रही? जिस समय 2000 मतलब पहले कार्यकाल के अंत में और बाद में ये सवाल उठे, और उसी समय गुजरात में ज़मीन खूब बढ़ रही थी, इंडस्ट्री के लिए लोग आ रहे थे। वहाँ अंतर क्या था, वहाँ गवर्नमेंट ज़मीन दे देती थी लोग। उत्तर प्रदेश में आज जो थोड़ा बहुत बढ़ रहा है चीज़ें, वो गवर्नमेंट आपको, चाहे रक्षा उत्पादन के लिए चीज़ें हों, फैक्ट्रीज हो या बाकी के लिए हो, तो वो करते थे। राजस्थान में अभी भी चल रहा है और सब जगह, असम में चला, सब जगह चल रहा है। नीतीश कुमार ने कहा ना, इंडस्ट्रीज खुद खरीदे ज़मीन। अब खुद खरीदे ज़मीन में क्या होता है, मान लो किसी को 20 एकड़ चाहिए तो एक्स से 2 एकड़ ले, फिर वाई से 3 कट्ठा ले, फिर जेड से 8 कट्ठा ले, फिर उसके बाद इधर 10 एकड़ जोड़े और फिर उनके सब रास्ते बनाए, देखे, तो ये कहाँ संभव हो पाएगा। और वहाँ तो ज़मीन के एक से एक महान खिलाड़ी हैं, दलाल बहुत बड़े बड़े हैं। बीच का 2 कट्ठा रोक लेंगे, नहीं साहब यहाँ तो नहीं होगा जी। तो वो तो काम गवर्नमेंट कर सकती है। नीतीश इसलिए नहीं करते थे कि उससे लोगों की नाराज़गी बढ़ती है इंडिविजुअल लेवल पे, उसको अवॉइड, और उसमें करप्शन के आरोप लगते, उससे नीतीश कुमार अपनी छवि को ज़्यादा साफ रखना चाहते हैं। उसमें कोई चलपार का भी दाग होगा तो वो नहीं लगने देना चाहते हैं। पर नीतीश कुमार के लिए एक ड्रॉबैक जो इस चुनाव में देखा जा रहा है या बात कर रहे हैं लोग, वो उनकी सेहत को लेकर है। सेहत उनकी ठीक नहीं। हाँ, एग्जैक्टली, मैं इसी चुनाव की बात कर रही हूँ। तो ऐसे में आप कहाँ देखते हैं नीतीश कुमार को आने वाले टाइम में? मैं फिर पुरानी पे आ रहा हूँ। 2010 का जब चुनाव था तो उसके पहले हम लोग मिलते रहते थे, 4-5 दिन में जो भी होता था। तो उसी समय होल्डिंग लगी, तो मैंने कहा अच्छा ये बताइए नीतीश जी कि ये आपकी होल्डिंग की राय किसने दी थी आपको इस तरीके से लगवाने की? तो जैसे हीरो हीरोइन होते हैं ना, बड़े बढ़िया तरीके, जिनका वजन भी बड़ा होता है, तो आप साइड फोटो खिंचवाते हैं। नीतीश कुमार इतने चालाक थे कि प्रोफाइल सामने तोंद वाली नहीं दिखती थी, साइड वाली दिखती थी उनकी। तो वो बड़े हंसे जोर से और बोले अरे फोटो तो अच्छी। यही काम आजकल तेजस्वी ने किया। तेजस्वी का अभी देख लो, इतने भारी हैं। तेजस्वी का तो समझ में आता है, और तो युवाओं को अट्रैक्ट अरे भाई कहाँ वो, लेकिन वो मोटा तेजस्वी युवाओं को नहीं अट्रैक्ट करता। वो तेजस्वी ने अपने 10 साल पुरानी वाली होल्डिंग लगवाई है, इसीलिए वही मैं भी कह रही हूँ, वही 10 साल पुरानी होल्डिंग लगवाई है, पुराने वाली। शादी के पहले जब उसने प्रपोज किया होगा अपनी जो अभी पत्नी है,
तो उसके भी पहले की फोटो अब लगाई होगी उसने। तेजस्वी ने फोटो जो लगवाई वो वाली लगवाई है। अब उम्र भी देखिए धीरे धीरे बढ़ रही है, और कब किसको थोड़ी सी दिक्कत हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत खराब स्थिति, चुनाव के प्रचार की रैली के दौरान ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं सुनने में। आप इसी पे मान लेते हैं, माला पहना दे रहे हैं किसी को, महिला को, तो उससे मान लें। लेकिन उस महिला, ये उनकी रणनीति भी हो सकती थोड़ी बहुत। महिला वर्ग में देखो नीतीश जी कहेंगे देखो कितना हमको प्यार करते हैं, ये भी तो एक भावना कहीं जा सकती है। आप इसको ये क्यों समझते हैं? ये ठीक है कि थोड़ा बहुत याददाश्त को लेकर के हो सकती हैं चीज़ें, हो सकता है चेहरा देख के मुझे भी नहीं पहचाने अब वो, हो सकता है ये। इस बार मैंने फ़ोन करा जरूर, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई मेरी उनसे जी। उन्होंने इस बार बहुत साक्षात्कार नहीं दिए हैं अभी। तो ऐसे में सीएम जैसी बड़ी जिम्मेदारी निभाना पॉसिबल होगा उनके लिए? हर चीज़ के रास्ते होते हैं। अभी आपका चेहरा बहुत अच्छा है तो आपका राहुल गांधी को ब्राज़ीलियन मॉडल अच्छा लग सकता है और वो उसको खोज के ला सकते हैं, बताते हैं ब्राज़ील की है। हमें तो नहीं पहले पता, राहुल ने बताया तो शुक्रिया राहुल जी का। अब वो वहाँ उसकी फ़ोटो कैसे लगी, क्या लगी, ये एक अलग सवाल है। चुनाव आयोग को ये इस पर विचार ज़रूर करना चाहिए कि फ़ोटो से मिलान सही में हो। मेरा आज तक कभी मिलाया नहीं गया। मेरे जब बहुत अच्छे शानदार बाल हुआ करते थे तब की चुनाव आयोग की फ़ोटो पे, और अब नहीं है तो भी तो उसमें मुझे पूछता ही नहीं कि तुम्हारी फ़ोटो है कि नहीं है। तो वो काम करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर के जहाँ तक मामला है तो वो है अभी, लेकिन उन्होंने इतना काम किया है कि उनके चेहरे से और उनको नाराज़ नहीं करने की स्थितियों के कारण या समीकरणों के कारण उनको जब भी वो सरकार से में रहना चाहेंगे या जाना चाहेंगे उनकी खुद की इच्छा पर होगा। और हमेशा हर सरकार में चलाने वाले बहुत सारे और लोग होते हैं। यहाँ तो स्टेट लेवल पे एक है, फिर स्टेट के बाद दूसरी स्टेट केंद्र के लेके हैं, फिर सरकार तो एनडीए की है ना, सिर्फ नीतीश की थोड़ी है। आप क्या लग रहा है कि जितनी पॉलिसी जितना पैसा ये सब आ रहा है कहाँ से आ रहा है? ये तो इधर से आ रहा है, जो इधर से चल करके, बीच से चल करके, केंद्र से चल करके वो पूरब में जा रहा है जी, बिहार में जा रहा है। अच्छा, तो ये बताइए, चूँकि आपने कहा कि केंद्र की तरफ से पैसा चल के जा रहा है और केंद्र अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो क्या लगता है कि पूरे देश में तो हम लोग जानते ही हैं कि जब भी सेंट्रल इलेक्शन की बात आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आती है, तो वहाँ पे चुनाव में मोदी जी की बल्ले 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 रहती है। तो क्या वो बिहार के विधानसभा चुनाव को भी उतना ही इफेक्ट कर पाएंगे, उतना ही प्रभावित कर पाएंगे? नरेंद्र मोदी नाम के सज्जन ने कहाँ के विधानसभा चुनाव को नहीं अट्रैक्ट किया होगा, कहाँ के नहीं किया ये बता दीजिए। लेकिन एक योगी जी से बाद में आए ना, पहले तो उन्होंने ने उसको इंजन लगाया अपना, अब उनका लग गया। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा जब आए उसके पहले तो नरेंद्र मोदी की ही छवि काम हो रही थी, बाद में उनकी काम आई। तो नरेंद्र मोदी नाम के सज्जन जो हैं वो हर चुनाव को एक बड़े चुनाव के तरीके से लेते हैं, और वो ठीक है वहाँ का चेहरा नहीं बनेंगे, लेकिन वो वहाँ की कामकाज का आकलन तो पीएमओ में बैठा एक कमरे में कुछ भी हो सकता है। ये बताएं सर कि चूंकि बीजेपी का वहाँ कोई बड़ा चेहरा नहीं है, तो क्या यही सबसे गड़बड़ है, सबसे गड़बड़ है इसका नुकसान। हाँ एग्जैक्टली, ये सबसे बड़ा गड़बड़ है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और इसका डिस्क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने नेता वहाँ 20 साल में 25 साल में रहे हैं, नंद किशोर यादव जो अभी स्पीकर हो गए, सुशील मोदी जो डिप्टी मुख्यमंत्री होकर के रहे, वो लगता ही नहीं था कि वो भारतीय जनता पार्टी चला रहे थे। वो लोग, वो तो कभी जेडीयू ज़्यादातर जेडीयू चलाया करते थे, जेडीयू की सरकार चलाया करते थे। बहुत कम नेता ऐसे थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम को आगे बढ़ाया। ये तो कहिए गनीमत है, संघ बहुत अपने तरीके से लगा रहता है और उसमें उसकी वजह से चीज़ें काफ़ी बची रही हैं। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि यहाँ से बहुत सारा केंद्रित हुआ होता है तो वो अपनी कोशिश करते हैं, लेकिन आदमी तो नहीं उठा के फेंक सकते हैं वो। राइट। अब सम्राट चौधरी पे भरोसा वो कर रहे हैं, तो सम्राट चौधरी
मूल रूप से तो संघ के नहीं है, मूल रूप से तो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। वो आरजेडी में भी रह चुके हैं, जेडीयू में भी रह चुके हैं, सब जगह खाए पिए हैं वो, लेकिन अपेक्षाकृत काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने काम किया है। हेमंत बिश्वा शर्मा ने काम किया है, कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में अधिकारी ने काम किया है, और लोग भी कर रहे हैं। आजकल मध्य प्रदेश के हमारे राजा साहब, सिंधिया साहब भी कर रहे हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर आदमी धनखड़ हो जाए, धोखा दे जाए। राइट। भरोसा, अगर आपको पार्टी का विस्तार करना है तो दूसरे जगह से लोग लाना पड़ेगा, अक्लमंदों को समझाना पड़ेगा, विस्तार करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा। तो वो काम केंद्र कर रहा है, बखूबी कर रहा है, बिहार में भी करेगा। अभी एक मैंने बिहार के नेता का नाम लिया है, तो मुझे लगता है कि उस पर ज़्यादा भरोसा किया जा रहा है। बाकी नेता जो पुराने थे उनको धीरे धीरे फिल्टर आउट किया गया, मतलब चाहे वो नंद किशोर यादव हो, इस बार उनको टिकट नहीं मिला। पटना सिटी थे, वहाँ पर एक नए लड़के को मिला है टिकट, कोई बहुत पैसे वाला भी नहीं है, वो तो कार्यकर्ता है वहाँ का। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन वहाँ की लोग या वहाँ के उसमें ही हो जाए कि नहीं साहब हम खराब कर देंगे, तो लोगों ने खराब भी किया है। अच्छा, तो ये बताइए कि आप नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में क्या समझते हैं? मुझे लगता है ये 30 साल बाद भी, 30 क्यों ज़्यादा कहा जाए, 35-40 साल बाद भी ये सवाल बड़ा मौजूद रहेगा। और ये हिम्मत लोग करेंगे नीतीश कुमार को, आप क्या समझते हैं, ये भी अजीबोगरीब लगता है। जो आदमी सत्ता में रहा हो, सत्ता को केंद्रित कर रहा हो, केंद्र सरकार की केंद्रित कर रहा हो, आज की तारीख में भी उनके हाथ में कुछ चीज़ें हैं केंद्र के लिए भी हों, और बिहार में सरकार चला रहे हों। तो बिहार में अभी जब मैं महुआ गया जी, तो ऐसे ही एक बाबू साहब मतलब राजपूत थे के यहाँ था, क्योंकि मुझे पता है महुआ में यादव बहुल है, मुस्लिम हैं। तो एक बाबू साहब भी उनके यहाँ गया, बैठे सड़क के किनारे घर पे अपने, वो वहाँ अचानक रुका, बातचीत शुरू की, दर की करना शुरू किया। तो यही सवाल मैंने उनसे पूछा, और वो जवाब इतना इंटरेस्टिंग था कि उसको बताना ज़रूरी है। उन्होंने कहा बिहार में हल्दी की सब्जी खाई जाती है या हल्दी को अचार की तरीके से ज़्यादा खाया जाता है। तो नीतीश कुमार जो हैं वो बिहार की राजनीति में हल्दी हैं, शुभ कार्य में भी होंगे, दाल में भी पड़ेंगे, सब्जी में भी पड़ेंगे, और रंग उन्हीं का होगा। क्या बात। शुभ कार्य में भी होंगे, दाल में अगर हल्दी ना डाली जाए तो उसका टेस्ट खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, या कम से कम रंग उनका चढ़ता है। सब्जी में भी, ज़्यादातर सब्जियों में, मुझे ऐसे आदमी को छोड़ के जो सिर्फ ज़्यादातर उबली हुई या उस तरीके की खाना जाए, लेकिन अगर हल्दी पड़ी तो नुकसान नहीं पड़ती। लेकिन मैं साल के 12 महीने जो है वो गर्म पानी में हल्दी डाल करके उसको, चाहे गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, कभी भी, वो हमेशा दफ्तर में भी और घर में भी कोशिश पीता हूँ कि वो गर्म पानी रख कर के ठंडा करूँ, या अपने आप ठंडा हो जाता है रखे रखे वो पीऊँ, लेकिन लाभ करता है वो। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार लाभ करने वाले हैं, तो शुभ लाभ वाले भी हैं और सेहत की लाभ करने वाले भी हैं। वो बात दूसरी कि आप उनके लाभ को कितना लेना चाहते हैं, आप उनका इस्तेमाल कितना करना चाहते हैं, और दूसरा ये कि वो भी ये जानते हैं कि उनकी हल्दी में गांठ कितनी है। वो कभी गांठ ज़्यादा बढ़ा देते हैं, कभी कम कर, एक साथ वो लाभ नहीं देंगे आपको। आप पूरा अगर नीतीश कुमार को रख लोगे और कहो कि वो हल्दी बहुत लाभदायक हो, तो किसी हल्दी की पूरी सब्जी तो कहीं नहीं बनती है। बनती है सब्जी हल्दी, लेकिन बहुत कम लोग जो है मैं कह रहा हूँ ना कि सिर्फ, और ना ही वो बहुत लोकप्रिय है जी, लेकिन उनका इस्तेमाल जो अगर आप सोचो तो पूरी व्यंजनों में बहुत है, सेहत के लिए बहुत है, और हल्दी हम सब के यहाँ शादी ब्याह और बाकी चीज़ों में होता ही होती है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो लाभ के प्रतीक हैं।
बहुत बढ़िया। तो कह सकते हैं कि तो जब मैं आने वाले इसमें कुछ उसने कहा, कुछ हमने जोड़ा और फिर ये चीज़ें आपके बहुत सामने। बढ़िया। आज तक किसी ने ऐसी व्याख्या नहीं की होगी, और नीतीश जी अगर ये पॉडकास्ट सुन रहे होंगे नहीं तो सुनेंगे। तो उन्हें आप लगेगा मुझे कि काट के भिजवा दीजिए, मैं भिजवा दूंगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जब आज नहीं, आने वाले टाइम में जब नीतीश जी एक्टिव नहीं होंगे पॉलिटिक्स में अपनी सेहत की वजह से, उम्र की वजह से, तो कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति का रंग जो है वो फीका हो जाएगा, अगर हल्दी हैं तो। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप अभी बिहार खुद होकर के आए, बहुत सारी जगह पे होकर के आए, तो क्या बदलाव आपने देखा? एक दौर था जब आप बिहार में संपादक थे अखबार के, बड़े अखबार के, उसके बाद आपने अभी भी देखा, तो राजनीतिक लेवल पे अगर हम लोग देखें, राजनीतिक स्तर पे अगर देखें, तो किस तरह की तब्दीली नज़र आती है? वो बदलाव आंखों को दिखता है। अच्छा। पटना स्टेशन, पटना एयरपोर्ट, और फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो मेरीन गंगा किनारे सब बनाया गया है वही दिखता हो 24 किलोमीटर में, वो पटना के आगे पीछे, उत्तर दक्षिण बाएं, सब जगह दिखता है वो। अब ये बात सरकार की थी जो उसने अपने दे दिए, लेकिन सोच का लेवल तो वहाँ के लोगों को ही करना पड़ेगा ना। वहाँ उतना बदलाव नहीं दिख रहा। किस तरह की? वहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है। देखिए उसी बिहार में खान सर भी हैं जो कम पैसे में पढ़ाते हैं, जो फ्री में भी पढ़ा देते हैं। उनका असली नाम क्या है ये भी एक सवाल उठ सकता है। उनका निकाह हो गया तो इसलिए थोड़ा सा लोगों को पता लग गया, लेकिन अदरवाइज भी वो जिस तरीके की बात करते हैं, चैरिटी करते हैं, या इसके पहले आनंद करा करते थे, कुमार करते थे, या अभयानंद करते थे जो डीजी हुआ करते थे, या और लोग करते, तो उन्होंने अपनी चैरिटी करके उस समाज को बढ़ाने की कोशिश की व्यक्तिगत रूप से। उसी समाज ने, इस तरीके के समाज के नायक बहुत कम राज्यों में होंगे, लेकिन नेतृत्व वाला, नायकों वाला शहर होने के बाद भी वहाँ सोच के स्तर पे बहुत ज़्यादा बदलाव हो। वो जाति से कितना आगे बढ़ पा रहा है, और वो लड़ाई, वो सोच इस पर होती कि अच्छा ये तो बाबू साहब हैं, ये भूमियार हैं, ये यादव जी हैं, वो अभी है। और मैं कई राज्यों में रहा हूँ, वहाँ उतनी सघन नहीं है ऐसा नहीं साउथ में नहीं है, साउथ में है, बहुत है, कम्मा भी है, रेड्डी भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में यादव और ब्राह्मण की भयंकर लड़ाई हो ऐसा कहीं नहीं है। मुलायम सिंह यादव को पसंद करने वाले दर्जनों लोग ऐसे मिल जाएंगे, दर्जनों खेमे ऐसे मिल जाएंगे जो उन्हें पसंद करते हैं। योगी आदित्यनाथ को विरोधी भी मिल जाएंगे और समर्थन करने वाले, तो वो राजपूत सिर्फ उन्हें नहीं समर्थन वहाँ करता है, उन्हें पैन समर्थन है वो। पर बिहार में अभी भी राजनीति, बिहार में वो अभी जाति थोड़ा मुश्किल हो रहा है जी। अभी भी वहाँ या तो सुविधाएं नहीं हैं, या सोच का स्तर ऐसा हो चुका है, या पुराना इतिहास ऐसा रहा है जो जाति के इर्द गिर्द बहुत सघनता थे। बहुत अच्छा काम किया प्रशांत किशोर ने, क्योंकि प्रशांत किशोर उस खेमे में फिट नहीं होते थे। राइट। जो प्रशांत किशोर पांडे वाला खेमा हो जाता है तो उसमें गड़बड़ हो जाता है, उनके लिए दिक्कत है। तो इसलिए उसी बिहार में हो रहा है जहाँ जयप्रकाश नारायण ने श्रीवास्तव हों, बाबू साहब हों, कुशवाहा हों, सबके नाम के आगे रंजन, सहाय और तमाम कास्ट मतलब उपनाम हट गए, और हर आदमी कुमार, रंजन और सहाय और सिंह बन गया, हर आदमी। क्योंकि सिंह वहाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ राजपूत लिखते हों, भूमियार भी लिखता है, और जाति के लोग भी लिखते हैं, कुर्मी भी लिखते हैं, बहुत सारे लोग लिखते हैं। तो आप उसको बाइफरकेट नहीं कर सकते वहाँ। आपको समझना पड़ेगा, बाइफरकेशन के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कहाँ रहते हैं। अच्छा ये बहुल इलाका है, यहाँ होंगे, यहाँ नहीं होंगे। तो वो अभी जब उस जाति से, ऐसा नहीं टूटे नहीं हैं, कम टूटे हैं, धीरे धीरे टूटेंगे जब और चीज़ें विस्तार में जाएंगी, आगे बढ़ेंगी, और वो काम नए बच्चे करेंगे ज़्यादा।
शादियां जब वो बिल्कुल आपस में बढ़िया तरीके से करने लगेंगे, यादव और मैथिल ब्राह्मण करने लगेंगे, मैथिल ब्राह्मण और कायस्थ करने लगेंगे, या और लोग करने लगेंगे, तो वो धीरे धीरे कटेंगे। अभी तक वो कम है रफ्तार, और अन्य राज्यों की अपेक्षा वहाँ कम है। चलिए, ये तो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, और क्यों कैसे ये तब्दीली आई, जो सरनेम की बात जो आप कर रहे हैं या उपनाम की बात कर रहे हैं, तो इस पर तो कभी विस्तार से बातचीत अलग से करेंगे। अभी हम लौटते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस की जो स्थिति इस पूरे दौरान महागठबंधन के अंदर रही, वो हम सब ने देखा किस तरीके से तेजस्वी ने लिटरली बाह मरोड़ करके अपना नाम जो है मुख्यमंत्री के लिए घोषित कराया। फिर मुकेश सैनी भी आ गए, उन्होंने भी कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, सब कुछ। और यहाँ तक कि घोषणा पत्र में भी देखा गया कि कांग्रेस को जिस तरीके से होना चाहिए था या एक जॉइंट होना चाहिए था, वो नहीं होकर के वो तेजस्वी का घोषणा पत्र बन गया। तो क्या अच्छा नहीं होता अगर कांग्रेस अकेले लड़ती? क्या होता? पिछली बार 19 सीटें आई थी, इस बार कुछ कम आ जाती, पर 15 शायद आती या 20 आई जाएंगी, तो शायद, लेकिन कांग्रेस थोड़ा सा बेटर असल होता में उसके लिए। कांग्रेस के साथ बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इतना लंबा चौड़ा इतिहास होने के बाद भी एक कंसिस्टेंसी नहीं है। राहुल गांधी 20 दिन जो हैं वो सफ़ेद टी शर्ट पहन के चलते हैं, निकलते हैं, काम करते हैं, और 25 दिन गायब हो जाते हैं, डेट टू चुनाव के समय पर। उसमें भी आधी कुश्ती इस बात के लेकर के होने लगती है कि तेजस्वी के साथ बैठेंगे तो पप्पू यादव नहीं आएंगे, पप्पू यादव बैठेंगे तो कन्हैया कुमार की मुश्किल होगी, कन्हैया कुमार को नहीं लाया जाएगा तो फिर ये होगा, वो मुश्किलें होंगी। और ये कम से कम और पार्टियों में सामने तो नहीं नज़र आता जी, सामने नज़र नहीं आने दिया जाएगा। नीतीश कुमार के साथ को कोई नहीं होगा, बीजेपी में कोई भी हो, कुछ भी हो, कितना भी काटे झाटे, वो ये नहीं करेगा बैठ करके। तो वो एक तरीके से जलजले की पार्टी हो गई है, उठती है, गिरती है, ऊपरती है, उठती है। और बाकी बचा कुछ राहुल गांधी कराते हैं, कभी कंबोडिया में कराते हैं, कभी न्यूयॉर्क में कराते हैं। जो वो करते हैं, उस जो जिस तरीके की बात करते हैं, उससे उनको मुश्किल होती है। फिर लोकल लोगों में जो लोकल कार्यकर्ता है ना, वो देश के नाम पर फिर वो कभी अड़ा हटता है, कभी वो हटता है। राहुल गांधी के सलाहकार जो हैं, मैं उनको भी उतना दोषी नहीं मानता, वो शायद उस तरीके की चीज़ें करवाते हैं अपने तरीके से, अपने नंबर बढ़ाने के लिए। या एक अब देखिए, अभी कुछ दिन पहले वो पता लगा, एक उसमें तालाब में चले गए बैठ करके मछली पकड़ने के लिए। उस तालाब में बैठने के लिए उनका एक आदमी था ना वहाँ पर, वीआईपी नाम का जो आदमी है, वीआईपी पार्टी का संस्थापक, वो तो अपना मान रहा है ना उनको। अब उसको ये डरने लगता है कि आप मेरा ही वोट काटने में लग गए हो। मल्लाओं का वोट की बात कर, आप अपना है, उसका ही भाई वोट कटने को लग जाएगा ना फिर। तो जब मल्लाओं का नेता, तो वो अपने आप को बता रहा है, उसका जहाज वो लेके आ रहा है, तेजस्वी को घुमा वो ले रहा है, मछली वो खिलवा रहा है, और आप नेता उसके बन जाओगे, बनने की कोशिश करो तो उसको बुरा लगेगा। फिर वो अपने समाज में किस तरीके की बात करेगा, पैसा भी वही लगा रहा है। एग्री। तो बहुत कुछ सोचना समझना पड़ता है। कुछ चीज़ें आपको अखबार में फ़ोटो खिंचाने के लिए ठीक लगती हैं कि चांदनी चौक में चले गए और जलेबी खा ली जा करके, लेकिन ये लिबर्टी क्या उन बच्चियों में से किसी को आप दे सकते हैं कि वो कहते ये राहुल गांधी आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, या बहुत ऐसी, वो मतलब राहुल गांधियों से, गांधी तो बहुत से व्यक्तिगत सवाल किए जाते हैं, शादी से लेके तमाम चीज पे अक्सर शादी करते वादी हैं। तो सब देखिए, ऐसी चीज़ें उनकी हंसी उड़ाई जाती है उसमें। नहीं, लेकिन सवाल तो लोग करते ही हैं, मतलब यूथ में जाते लेकिन हैं, अब वो कॉलेज, स्कूल जब में। गंभीर सवाल होते हैं तो गंभीरता के जवाब नहीं होते हैं उसमें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ गलत है वहाँ, सिर्फ कंसिस्टेंसी की कमी है वहाँ पर। और वो कंसिस्टेंसी जो है वो अगर बनेगी तो राहुल गांधी जितनी मेहनत करते हैं, जितना पसीना बहाते हैं, वो तो उसमें कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए था। और उस पार्टी को जिंदा रहना चाहिए देश में। बिल्कुल, बिल्कुल। जो राष्ट्र राज का फॉर्मूला है वो उन्हीं का दिया हुआ है। अब उस फॉर्मूले को और मजबूत करना चाहिए था उन्हें। इत्तेफाक ऐसा है कि सब चीज़ें गलबल ज़्यादा हो जाती हैं, गड़बड़ ज़्यादा हो जाता है मामला, और उस गड़बड़ता में
चीज़ें बिखर जाती हैं। अब आपने एक जिक्र किया स्ट्रेटजी, उनको कंसिस्टेंसी की एक स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। मैं कौन होता हूँ उनको राय देने वाला, लेकिन मैं कांग्रेस रहे ये चाहता हूँ। इसके लिए तो मैं कह ही सकता हूँ एक नागरिक होने के नाते, जी बिल्कुल। जो 40 साल पुरानी पार्टी हो करके बरगद का पेड़ बन गई है, वो आपके पास तो दशकों का इतिहास भूगोल है, सदियों का हो गया है। तो आपकी जड़ तो और मजबूत होनी चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं हो पा रही है? या तो ये है कि उसमें बीच में माठा डाल दिया गया है, एसिड डाल दिया गया है। एसिड किसने डाला है? कभी इस पे विचार होगा तो देखेंगे। जी, आपने जिक्र किया मुकेश सैनी का, वीआईपी पार्टी का, कुछ कर पाएंगे इस बार के चुनाव में? मुकेश सैनी जबरदस्ती के जिद्दी नेता हैं। अपने आदमियों को तो रोक नहीं पाए पिछली बार, भाई साहब 4 आदमी चले गए, उधर मिल गए आकर के। आप वोट थोड़ा सा एक होता है, गंगा किनारे रहते हैं, बाई वर्च्यू ऑफ रहन सहन है आपका, एक किनारा और एक बेल्ट है आपकी। क्योंकि सनाब मल्लाह एक शब्द अच्छा, फ्रेज अच्छा coin फ्रेज कर अच्छा है, फिल्मी आदमी है ना, तो सनाब सरदार टाइप सनाब मल्लाह बन गया वो। आपने ज़बरदस्ती करा दिया कि साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनवा दो मुझे। लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर तब बनोगे जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लायक सीटें तो आए। मुझे नहीं लगता कि कुछ मतलब डबल डिजिट वाले नेता नहीं है ये। जी, इस पूरी बातचीत में जब हम बिहार की चर्चा करते हैं, बिहार चुनाव की बात करते हैं, तो एक और नाम है जिस पे बात ज़रूर होनी चाहिए, वो है चिराग पासवान। बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो उन्होंने नारा दिया था, उस पर बड़ी उम्मीदें जागी थी, यूथ भी बड़ा उसके साथ जुड़ गया था। और फिर धीरे धीरे देखा कि अब धीरे धीरे वो भी कहीं साइड लाइन होते हुए दिख रहे हैं, या जितना होना चाहिए था उतना तो नहीं दिख रहा है, वो जो पावरफुल होना चाहिए था उनको। देखिए, राजनीति में रफ्तार एक पकड़ता है आदमी। चिराग ने जो उनको विरासत में मिला है उसको कंटिन्यू करने के बाद आगे बढ़ने की बात है। चिराग के पास अभी उम्र बहुत है, लेकिन संघर्ष एक चुनाव में नहीं ख़त्म होता है। जी, यही सबक प्रशांत किशोर के लिए भी है। चिराग तो तीसरी बार लड़ रहे हैं, मतलब आने की बात है उनकी, तो उनका ये क्रम है। अपना वोट बैंक जो उनका ट्रेडिशनली, उसमें कितना ऐड ऑन कर पाएंगे। बातें तो ठीक है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, बाकी हुआ, लेकिन आप जो सोचते हैं उसी हिसाब से पूरा चल जाए वो नहीं होता है। उसके लिए आप गणित क्या बना रहे हैं, रास्ता क्या बना रहे हैं। एक रास्ता इनके पास तो ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ में समर्पित हो जाए, तब हो जाए, तब उसमें आकर के तब निकलें और आगे बढ़ जाएं। लेकिन उसमें रिस्क एक है कि उनका वोट बैंक बीजेपी के पास तो आ जाएगा, लेकिन वो रह पाएगा इनके साथ कि नहीं रह पाएगा, ये होगा। अकेले चिराग पासवान कुछ करने की, बड़ा करने की स्थिति में, बड़ा इन द सेंस कि पूरे बिहार का नेतृत्व करने की स्थिति में मुझे नहीं लगता कि अभी ना ही वो विज़न रखा है उन्होंने, और एक सिर्फ फ्रेज गढ़ने से नहीं होगा। नहीं, तो मेरा सवाल ये था कि क्या लगता है आपको कि वो जो वापस अपना, अगर जैसे भी नतीजे आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा उलटफेर अगर नहीं होता तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नतीजे नहीं दिख रहे उनके पक्ष में, तो क्या वो वापस केंद्र में जो अपना उनका मंत्री पद है वापस जाके वहाँ पर नहीं वही समर्पित होंगे जी, या फिर बिहार में ही 2030 को बिहार में तो जाते आते रहेंगे, करते रहेंगे काम, अपनी पहचान बनाते रहेंगे। लेकिन उनको जो काम मिला है पहले, अब असल में आपको जो काम मिला है उसमें आउटस्टैंडिंगली कितना आप काम कर पाते हैं, कितना बताते हैं, वो काम तो नहीं बता रहे हैं अभी वो जी। आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, होना क्या चाहिए कि जो जिम्मेदारी जिसको दी जाए, एक खुद लेने वाला, एक दी जाए, वो पैरेलल आप दिखाते रहिए कि आप कितना कर पा रहे हैं। असम का उदाहरण ले लीजिए, वहाँ हेमंत विश्व शर्मा एकदम से तो चीफ मिनिस्टर नहीं बने, पहले जिस हालत में थे वो उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, फिर उसका चीफ मिनिस्टर के तौर पर प्रूव किया और भारतीय जनता पार्टी की लाइन में आकर के प्रूव किया पूरा। उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में अधिकारी हो गए।
कितने दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो बिल्कुल किनारे पड़ के, अब वो अपने मंत्रालय को भी देखते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में हम ये कर रहे हैं, संचार में हम ये कर रहे हैं, और हर तीसरे दिन ग्वालियर और उसके आसपास, और वो पहले माना जाता था 2.5 जिलों के नेता हैं वो। उनको क्या कहा जाता था? सिंधिया को 2.5 जिलों को नेता कहा जाता था उन्हें। अब लेकिन वो विस्तार कर रहे हैं, तो टाइम लगता है। आपको सोचना होगा कि हम विस्तार का क्रम कैसे रखेंगे। आपको रोड मैप बनाना पड़ेगा ना। क्या वो रोड मैप सिर्फ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कह करके हो जाएगा, या ये कि आप दिखाएं कि हमने फूड प्रोसेसिंग का काम दिया गया, क्यों दिया गया था उनको? बिहार में सबसे ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग की यूनिट लगने की संभावनाएं हैं, कितना काम वहाँ पर हो पाया है, आपने क्या अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया है, उसको क्या देने की कोशिश की? बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट कहने से सिर्फ नहीं हो जाएगा, करके दिखाना। आपको जो जिम्मेदारी, ऐसा नहीं कि हवा में जो ऊपर लोग बैठते हैं ना, तो वो कोई सोच के देते हैं कि क्या किसको करना चाहिए, कितना आप, अगर आप में क्षमता है तो ये करके बताओ ना भाई। कई IITian को मैं जानता हूँ बिहार के हैं जो मूल रूप से, या जो उन्होंने बहुत अच्छा करने के बाद दुकान छोड़ के आगे बिहार में अपना काम शुरू कर दिया, बड़ा काम किया। प्रशांत किशोर ने अपना बड़ा काम किया। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट और बहुत सारे और काम करने वाले एग्रीकल्चर बेस, मैंने कई युवा साथी देखे हैं जो अब 10-10 हज़ार करोड़ की कंपनियां चला रहे हैं वहाँ से बैठ करके। इसी तरीके से इनको भी वो मिला था मौका कि आप अगर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कह के कर रहे हैं, तो आपको जाति के अलावा, अपने वर्ग के अलावा, सिर्फ व्यक्तिगत रूप से नहीं कि आपके पास एक सुंदर सा हिसाब किताब हो, आवरण हो, बाकी चीज़ें हो, आपको और लोगों को जोड़ने के लिए आपने कितना काम किया है। वो काम तो होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि नहीं मौका मिलेगा तो कर देंगे। अरे मौका क्यों मिलेगा भाई? मौका तो निकालना पड़ेगा, मौका तो छीनना पड़ेगा आपको, और जो मिला है उसको दिखाओ फिर। ये आखिरी सवाल, क्योंकि अभी तक की जो बातचीत है या जो चीज़ें दिख भी रही हैं सामने, उसमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं अगेन चुनाव पे फिर से जाति हावी होती नज़र आ रही है। क्या चीज़ होनी चाहिए थी आइडियली, अगर हम विकास की बात करें या एक्चुअल में असली बिहार की बात करें, कि जहाँ पे विकास मुद्दा होना चाहिए, गरीबी मुद्दा होना चाहिए। घूम फिर करके बातें बेशक हुई हैं, लेकिन नतीजे जो आप विजिट करके आए, आपने खुद ने देखा, फिर से जाति हावी हो रही है। क्या होना चाहिए? बिहार में जो संभव है वो किया जाना चाहिए। प्रशांत किशोर कुछ रास्ते बता रहे हैं, उस पर अमल करने की कोशिश की जानी चाहिए। सर्विस सेक्टर वहाँ पर लागू करना चाहिए। महंगाई दुनिया में सब जगह है, उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी। बिहार में ज़्यादा महंगाई नहीं है, वहाँ कम से कम सब्जी तो सस्ती मिलती है। मुझे तो बड़ा लोभ होता है वहाँ, अगर मैं अकेला रहता था तो भी मैं न जाने कितनी सब्जी खरीद लेता था। बाद में होता ही था कि अरे यार बांटो नहीं तो खराब जाएगी। तो वो काम जो हो सकता है वो वहाँ किया जाना चाहिए। आपने बहुत अच्छा किया, बिजली जोड़ दी, ये कर दिया। व्यापार के स्तर पे, सुविधाओं के स्तर पे काम अभी बहुत सारा किया जाना बाकी है। हेल्थ के सेक्टर में बहुत सारा, जबकि बिहार मेरे ख्याल से अकेली स्टेट ऐसी होगी जहाँ इतने प्रतिभाशाली डॉक्टर्स और वो लोग हैं जो बहुत बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं। उनको सुविधा तो दी जानी चाहिए। कैंसर का सबसे बड़ा मतलब टाटा मेमोरियल के बाद हॉस्पिटल महावीर अस्पताल है, उससे जुड़े हुए लोग बहुत सारे हैं। एक डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं जो पद्मश्री अवार्डी हैं, वो अपना अलग अपने व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं बहुत सारा काम। हड्डी के डॉक्टर एक हैं जो आरएन सिंह साहब, आरएन सिंह ही नाम है, हाँ आरएन सिंह हैं, वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जगह जगह में लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन उनको सुविधाएँ तो दो। गंगा पुल बनने में 20 साल क्यों लगते हैं भाई? ये तो नीतीश कुमार को जवाब देना ही चाहिए ना। अब पैरेलल बना लिया आपने जी। अब एक रास्ता खोज दिया, लेकिन 20 साल क्यों लग रहे हैं उसमें? क्यों भ्रष्टाचार वहाँ ज़्यादा हो जाता है कि पुल गिरने लगते हैं लोग? तो वो सब ऐसा कोई कुछ नहीं है कि जो थोड़ा सा करप्शन कम हो, उस पर नकेल कसी जाए, लोग मिलने जुलने लगे, लोगों के छोटे मोटे काम होने लगे, नगर निगम अच्छे से काम करने लगे, रोड मैप ठीक से हो,
हर जगह का एक चार्टर ऑफ डिमांड हो, कब काम कितनी देर में हो सकता है, सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और बिहार में होने की संभावना है, और बहुत संभावना है। जी, अच्छी बात ये है कि जब हमारी बातचीत खत्म हो रही है तो किसी नेगेटिव नोट पे नहीं हो रही है, संभावनाओं की बातचीत हो रही है। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, खासकर इसलिए कि जो हो रहा है उस पर बहुत लोग बात करते हैं, लेकिन जो होना चाहिए उस पर बहुत कम लोग बात करते हैं। हाँ, बहुत होना चाहिए, और बहुत कुछ अभी बिहार को ज़रूरत है। बिहार उसके लायक है उस ज़रूरत के, ऐसा नहीं कि लायक नहीं है। बिहार को अच्छी सड़कों की ज़रूरत है, अच्छे मेडिकल सुविधाओं की ज़रूरत है, अच्छे मनोरंजन केंद्र की ज़रूरत है, अच्छे समझ के पढ़ने लिखने वालों की और उनकी बहस करने वालों की जगह की ज़रूरत है। बहुत कुछ ज़रूरत है बिहार में, और बिहारी उसके लायक है। मैं जो बहुत जोर दे के बात कर रहा हूँ, बिहारी उसके लायक है, और उसको अच्छा नेतृत्व, अच्छी सुविधा, अच्छा पैसा चाहिए ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद मज़ा आया आपको। आपसे बातचीत करके, और बहुत ही एक मुझे भी बहुत गहरी समझ जो है वो बिहार चुनाव को लेकर कम से कम वो पैदा होती है इस बातचीत के बाद। थैंक यू बहुत सो मच। शुक्रिया आपका।